हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हम लोगों को मिलेंगे, उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स पर हम लोगों ने बातें की। और शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि एरिया वेक्टर की यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। बेटा बिना एरिया वेक्टर के आप फ्लक्स नहीं निकाल पा रहे थे। तो वहीं पर हम लोगों ने गॉस थ्योरम भी पढ़ी थी बेटा, और गॉस थ्योरम पर ही आज हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन गॉस थ्योरम पर ही है कि गॉस थ्योरम क्या कहती है। तो अगर मैं आपके सामने गॉस थ्योरम की बात करूं तो गॉस थ्योरम तो वही है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई नेट जो होगा, फाई नेट विल बी इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्यू इन मतलब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है क्यू इन की। और क्यू इन मतलब क्या है? क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज होगा, चार्ज इन क्लोज्ड सरफेस। अब हमारे दिमाग में सवाल ये आना चाहिए कि हमें क्लोज्ड सरफेस के चार्ज को ही क्यों अज्यूम करना है फ्लक्स निकालने के लिए। मान लीजिए बेटा कि अगर यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है, ये सपोज एक चार्ज Q है। इस Q चार्ज को मैंने किसी सरफेस में बंद कर दिया। सपोज एक कोई सरफेस है, इस सरफेस में मैंने बंद कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक तरीके से हमें क्या समझना है, एक बल्ब है, जिस बल्ब से निकलने वाली सारी की सारी लाइट कहाँ है? इस सरफेस के अंदर है। इस सरफेस के अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। अगर मान लीजिए कोई एक चार्ज है जो बाहर रखा हुआ है, एक बल्ब है जो बाहर रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो यहाँ से पास होती हुई चली जाएंगी और यहाँ से पास होती हुई इस डायरेक्शन में ये निकल रही होगी। सपोज अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ई। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस बॉडी से अवे की तरफ होगा, यानी कि ds1 या ds नाम देते। इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा बेटा? ds। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर E और ds के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और ये ds इस तरफ। तो यहाँ पर ये कितना मिलेगा? माइनस ऑफ ई डी एस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ई डी एस कॉस 180 लिखेंगे, और कॉस 180 कितना होता है बेटा? -1। तो ये कितना मिलेगा? माइनस ऑफ ई डी एस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फाई इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है? ई डी एस कॉस 0 डिग्री मिल रहा है, और कॉस 0 का मतलब 1, यानी कि फाई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल रही है बेटा? ई डी एस मिल रही है। यानी कि यहाँ पर फ्लक्स है मेरा पॉजिटिव और यहाँ पर फ्लक्स है मेरा नेगेटिव, और है इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी वजह से जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स मिलेगा, वो मुझे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो जो भी चार्ज बाहर होगा उस सरफेस के, जो भी क्लोज्ड सरफेस के जो बाहर होगा चार्ज, उसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई फ्लक्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी फ्लक्स है, वो फ्लक्स बाहर के चार्ज की वजह से क्यों नहीं होगा, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं बेटा कि यहाँ पर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो एक सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। यहाँ पर जो एरिया वेक्टर बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बनेगा, दोनों ही नेगेटिव, और ये कैसी है? पॉजिटिव, इक्वल है मैग्नीट्यूड में। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? 0 होगा। किसकी वजह से? ड्यू टू द चार्ज outside the closed surface। इसीलिए हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही हमारे क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर के चार्ज से ही मतलब होगा। इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बेटा। तो ये जो गॉस लॉ है, दिस गॉस लॉ इज बेसिकली यूज्ड, गॉस लॉ is used to find the electric field due to system of charges।
ये किसी भी तरीके के सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से क्या फाइंड कर सकते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर, कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो भैया फाई इज इक्वल टू क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो मुझे किसने बताया, ये मुझे बताया गॉस लॉ ने। और फाई किसके बराबर होता है, फाई बराबर होता है ई डी एस कॉस थीटा। अगर एरिया हमारे पास रेगुलर एरिया है जिसका एरिया हमें पता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर सीधे सीधे आप एरिया रख देंगे, नहीं तो आप इसको क्या कर रहे होंगे बेटा, इंटीग्रेट कर रहे होंगे। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपको फ्लक्स दे देगा, क्या देगा, फ्लक्स। तो फ्लक्स की हमारे पास ये दोनों, तो देखो यहाँ पर अगर मेरे पास चार्ज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पर ऑब्वियस सी बात है चार्ज होगा। मतलब टू produce electric field, charge must be there and दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, if there is electric field it means charge exist। मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब अभी तक जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमें चार्ज दिया गया था वहाँ पर हमें किसी भी तरीके के सरफेस से हमें मतलब नहीं था। लेकिन अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए टू अप्लाई गॉस थ्योरम क्या करना पड़ेगा, टू अप्लाई गॉस थ्योरम हमें सबसे पहले चार्जेस और सिस्टम ऑफ चार्जेस must be placed in closed surface। किसमें प्लेस्ड होनी चाहिए बेटा, क्लोज सरफेस। अच्छा, तो मतलब अगर मुझे किसी ने एक चार्ज दे दिया, ये क्यू चार्ज, और अगर ये किसी एक स्फेयर में बंद है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, गॉस लॉ लगा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक क्यू चार्ज दे दिया यहाँ पर और मुझसे बोला कि भैया ज़रा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो यूजिंग गॉस लॉ, तो वो काम मैं नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले इस चीज़ को किसमें बंद करना पड़ेगा बेटा, क्लोज्ड सरफेस में बंद करना पड़ेगा। तो इफ क्लोज्ड सरफेस इज नॉट गिवन, इफ क्लोज्ड सरफेस इज नॉट गिवन, अगर दिया नहीं है, देन ड्रॉ एन इमेजिनरी सरफेस, imaginary closed surface and put the charge inside that surface। this imaginary surface, इसको एक नया नाम दे दिया बेटा, साइंटिस्ट अपने आप को जिंदगी भर याद रखें लोग, तो एक नया नाम दे देते हैं। दिस इमेजिनरी सरफेस, क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड, भाई कौन सी थ्योरम है, गॉस, तो इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, गॉसियन सरफेस रख दिया। कैसा नाम रख दिया, गॉसियन सरफेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर सरफेस क्लोज सरफेस में चार्ज हमें प्लेस्ड ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमें सबसे पहले उसको क्लोज सरफेस में प्लेस करना पड़ेगा, और प्लेस करने के बाद ही हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी आप गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करेंगे, द selected Gaussian surface must be symmetric। अब ये सिमेट्रिक वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये गॉसियन सरफेस हमेशा कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सभी को पता है कि इस वाले चार्ज की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है क्यू चार्ज की वजह से, तो आर डिस्टेंस में यहाँ पर जाऊँ, आर डिस्टेंस यहाँ पर जाऊँ, आर डिस्टेंस यहाँ पर जाऊँ, आर डिस्टेंस यहाँ पर जाऊँ, हर जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मुझसे कोई यहाँ पर इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे आर यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर हो, हर जगह पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी मिलेगी, सेम मिलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा वो गॉसियन सरफेस भी ऐसा होना चाहिए कि उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए आपको। तो भैया यहाँ पर जो भी आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो सेम मिलेगी। तो मैंने क्या काम किया, इस चार्ज क्यू को एक स्फेरिकल सरफेस में बंद कर दिया। कौन से सरफेस में, स्फेरिकल सरफेस। तो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में प्लेस नहीं था तो ऑब्वियस सी बात है, तो गॉसियन सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, फॉर पॉइंट चार्ज विल बी स्फेयर या स्फेरिकल। तो हमने गॉसियन सरफेस बना दिया भैया स्फेरिकल। एक बार स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाने के बाद या गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हमें क्या काम करना है, हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है, ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फॉर्मूला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर थीटा। एरिया तो मुझे पता चल ही गया कि भैया अगर स्फेयर है तो एरिया कितना हो गया इसका, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया एरिया। तो इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। मुझे चाहिए एंगल। तो एंगल अगर मैं देखूं तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं इस चार्ज क्यू की वजह से तो ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और इस गॉसियन सरफेस पर अगर एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पर अगर मैं बनाता तो इसी डायरेक्शन में बनता है कि नहीं, इसी डायरेक्शन में बनता। यहाँ पर भी अगर मैं बनाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे हमारे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम डायरेक्शन में मिलेगी। कहीं पर भी आप बनाइए तो यहाँ पर ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा डीएस वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है ई तो मुझे फाइंड करना है भैया। डीएस की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूंगा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। चार्ज कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E की वैल्यू देखो बेटा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही मिली ना आपको। ठीक, तो सिंपल सी बात, एक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को डिड्यूस कर सकते हैं। ये जो मेथड है, ये जो हमने हमारी स्क्रीन पे जो चीज हमें दिखाई दे रही है बेटा, ये है हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ with the help of गॉस लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से आप कूलम्ब्स लॉ को, क्योंकि यही है E और F इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो क्यू नॉट तो आपको पता है टेस्ट चार्ज होता है, और ये E की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यही हमारा क्या था बेटा, कूलम्ब्स लॉ था। तो अगर मुझे गॉस गॉस लॉ अप्लाई करना है तो स्टेप 1 क्या था, सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस बनाए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, तो देखो अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स मेंशन करूं बेटा, तो फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ गॉसियन सरफेस। क्या बनाना है अपने को, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ गॉसियन सरफेस, यही काम तो किया हम लोगों ने। सेकंड स्टेप क्या है, और वो कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। बेटा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे हमें समझ में आता जाएगा कि सिमेट्रिसिटी कैसे देखनी है। दूसरा काम क्या करना है, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तीसरा काम क्या करना है, ड्रॉ एरिया वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर बनाया था बेटा हम लोगों ने। चौथा काम क्या करना है हमें, चौथा काम हमें एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। जब ये सब चीज मिल जाएगी उसके बाद फिर क्या करना है बेटा,
अप्लाई गॉस थ्योरम, और वो क्या है, फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यही काम तो किया था हम लोगों ने। सबसे पहले हमें मिल गया था एक टेस्ट चार्ज, सॉरी एक चार्ज क्यू, पॉइंट चार्ज। इसको सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, गॉसियन सरफेस में बंद किया था। गॉसियन सरफेस में बंद करने के बाद फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, एरिया वेक्टर बनाया था। एरिया वेक्टर का हमने देखा तो एरिया वेक्टर और ई के बीच में जो हमें एंगल मिला था वो कितना मिला था, 0 डिग्री मिला था। और एक बार एंगल मिल गया, एरिया मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई, टोटल चार्ज मिल गया, तो ऑब्वियस ही बात है हमने क्या फाइंड कर ली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली थी। तो अगर कहीं पर भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना है तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए बेटा यही आपके 5 पॉइंट हैं। इन पांचों पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो कैसे अप्लाई करना है, चार्ज इज प्लेस्ड इन द क्लोज सरफेस और नॉट। अगर क्लोज सरफेस में प्लेस नहीं है तो इमेजिनरी क्लोज सरफेस बनाना है जिसको आप गॉसियन सरफेस बोलेंगे बेटा। ये ऐसे आपको सेलेक्ट करना है कि जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो बेटा, सिमेट्रिक हो पॉइंट से। जो भी आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे, फिर एरिया वेक्टर बनाएंगे, एंगल फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर अप्लाई कर देंगे क्या, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमने पॉइंट चार्ज की वजह से देखा कि पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग किस तरीके से गॉसियन सरफेस अप्लाई करके हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कर पा रहे हैं या फाइंड कर पा रहे हैं। अब हम जरा 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़े थे हम लोगों ने, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उन्हीं में से एक डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लेते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ज़रा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की बात करूँ तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कैसा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग जो हमारा वायर होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक। अब सर ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसको बंद कैसे करेंगे, तो इसको नॉर्मली तो बंद कर नहीं पाएंगे भैया। तो हमने क्या किया, इसके कुछ पार्ट को हमने बंद कर दिया। और ये कैसा चार्ज है, ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा विल रिमेन सेम। लैम्डा क्या रहने वाला है बेटा, सेम, क्योंकि ये डेंसिटी है और डेंसिटी चेंज होगी नहीं, चाहिए 1 mm का वायर हो या फिर लाख मीटर का वायर हो, क्या चीज चेंज नहीं होगी बेटा इसकी, लैम्डा इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो सबसे पहले अगर मुझे लीनियर चार्ज दे दिया गया तो लीनियर चार्ज देने के बाद मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस की बात करूँ तो गॉसियन सरफेस मुझे इसकी वजह से किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर मुझे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगर मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करूँ तो गॉसियन सरफेस सपोज अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो ऐसी ही तो निकलेंगी बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी ही बनेंगी। क्या हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे इस चार्ज की वजह से सेम मिल रही है, नहीं ना। हर जगह पर R की वैल्यू ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, इसकी वैल्यू हर जगह पर मुझे कैसी मिल रही है, चेंज मिल रही है। तो ऑब्वियसली बात है मैं स्फेयर में तो उसको बंद नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं स्फेयर में बंद नहीं कर सकता हूँ तो फिर कैसे बंद कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको एक क्यूब में बंद करूं। तो बेटा अगर मैं इसको क्यूब में बंद करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है, सपोज तू घर के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है, मतलब एक रूम के बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है। अगर तू सेंटर पे खड़ा होगा तो ऑब्वियस ही बात है तेरे सामने जो दीवार, आपके सामने जो दीवार होगी उस दीवार की डिस्टेंस कॉर्नर से कॉर्नर कॉर्नर पर इंक्रीज होते जाएगी, फिर डिक्रीज होते जाएगी, फिर दूसरे कॉर्नर पर जाएंगे तो फिर इंक्रीज होते जाएगी। डिस्टेंस अगर इंक्रीज डिक्रीज होते जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज डिक्रीज होते चली जाएगी। आप क्या काम करेंगे, इसी लीनियर चार्ज को अगर मैं एक सिलेंडर में बंद कर दूं, सर्कल होगा भैया ये, तो सर्कल होगा, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है, यहाँ पर सर्कल है,
सर्कल तो हर जगह से इक्विडिस्टेंट होगा क्योंकि ये सेंटर होगा बेटा इसका। तो यानी कि मुझे सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करना था कि अगर मुझे अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डील करना है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मेरा गॉसियन सरफेस बनेगा वो गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा बेटा, वो गॉसियन सरफेस मेरा सिलिंड्रिकल बनेगा। कैसा बनेगा, सिलिंड्रिकल। तो मैंने बना दिया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। समझ में आया कैसे बना बेटा सिलिंड्रिकल? बाकी और कोई सरफेस क्यों नहीं हो सकता, कोन भी नहीं हो सकता, स्फेयर भी नहीं हो सकता, बाकी और कोई नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर जो भी अगर मुझे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले वायर को एक गॉसियन सरफेस में बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाया, मुझे यहाँ पर टोटल 3 सरफेसेस दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये मेरा सपोज फर्स्ट सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ बनेगा ds1। ये सपोज इसने सेकंड सरफेस माना है बेटा, तो ds2। दिस इज योर थर्ड सरफेस और इसको नाम क्या दे दिया, ds3। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी, है क्या नहीं? इसी डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो सबसे पहले हम एंगल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds1 के बीच में एंगल कितना होगा, ये रहा ds1। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, ds1 भी इसी डायरेक्शन में, 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 के बीच में एंगल कितना है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज ds2। एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। दिस इज E एंड दिस इज ds3। एंगल कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री। तो देखो हम बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। कौन से स्टेप, वही 5 स्टेप। सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस बनाने के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने के बाद हमने बनाए एरिया वेक्टर्स। ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर, ये रहा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर बनाने के बाद हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं बेटा, एंगल फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो E और ds3 के बीच में भी जो एंगल दिख रहा है वो भी सभी को दिख रहा है बेटा 90 डिग्री। तो एक बार जब ये एंगल मिल गए तो अब किसी भी तरीके से मैं फ्लक्स फाइंड कर लूं। तो टोटल एफ फाई नेट जो होगा, क्या मैं इसको φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 ऐसे लिख सकता हूँ? तो φ1 की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, E ds1 cos θ1 प्लस E ds2 cos θ2 प्लस E ds3 cos θ3 cos θ3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी की है, E अमाउंट की। ds1 की जगह हम क्या लिख पाएंगे, ds1। यही वाला एरिया है बेटा, तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया है। और सिंपल सी बात, यहाँ पर जो भी हमने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया है वो सपोज L लेंथ का अज्यूम किया। तो अगर हमने ये L लेंथ का अज्यूम किया है तो ds1 कितना हो जाएगा, r रेडियस मान रखी है यानी कि 2πrl, ठीक है नहीं? और इस 2πrl मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है वो चार्ज भी हमने कितना अज्यूम कर लिया, q अमाउंट का चार्ज अज्यूम कर लिया। तो ये जो हमें यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेगा वो रिलेशन हमें क्या देखने को मिला, cos 0 प्लस E इंटू ds2 कितना है, ds2 इज पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना हो गया, cos 90 प्लस E इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर भी एंगल कितना है बेटा, cos 90। cos 90 तो cos 90 वाले तो जीरो हो गए, cos 90 वाले जीरो हो गए, यानी कि फाई इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, E इंटू 2πrl। और ये किसके बराबर होना चाहिए, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, E इंटू 2πrl, E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q इन की जगह पर क्या लिख पाएंगे, टोटल चार्ज हमने कितना अज्यूम किया गॉसियन सरफेस के अंदर, कैपिटल Q, है कि नहीं? तो E इज इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, ऐसे लिखेंगे। और चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अपना लैम्डा हुआ करता है, यानी कि दिस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन
2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे ही रिजल्ट देखने को मिलेगा बेटा। ठीक, तो इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किसकी वजह से निकाली है? इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर की वजह से निकाली। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इसका डिस्टेंस आर के साथ ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। भाई लैम्डा तो कांस्टेंट है, और लैम्डा अगर कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ई की जो वैल्यू है आर के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जो भी मुझे यहाँ पर ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ कैसा मिलेगा बेटा? रेसिप्रोकेटिंग ग्राफ मिलेगा। रेसिप्रोकेटिंग होता है कुछ ऐसा। ये हमने मान लिया ई है, और ये हमने क्या मान लिया? आर। तो दिस विल बी द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। और ये पूरा का पूरा डेरिवेशन 4 नंबर में 2018 में आया था बेटा। 2018 में ये 4 नंबर का सवाल था, 4 मार्क्स। 1 नंबर में आप बोलेंगे सर 4 नंबर का तो सवाल आता नहीं है। 1 नंबर में बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उसकी ऐसे ही यूनिट पूछी हुई थी। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार ये बोर्ड में आपको देखने को मिलता है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इसने बोला था कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर है। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है पूरा का पूरा चार्ज तो मैं गॉसियन मतलब उसमें किसी सरफेस में बंद कर नहीं सकता। तो ये खुला हुआ रखा है भैया, इसको मुझे बंद करना है गॉसियन सरफेस में। और इसके लिए जो मुझे गॉसियन सरफेस समझ में आया, आप खुद से समझिएगा बेटा। एक पेन को प्लेस कीजिएगा और पेन को एक कड़े के अंदर रखिएगा, तो आपको हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम मिलेगी। इसलिए आप यहाँ पर जो भी आप गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वो गॉसियन सरफेस आपको सिलेंडर ही बनाना पड़ेगा। जब आपने सिलेंडर बना दिया गॉसियन सरफेस, तो आपने इसका चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो आपने क्यू अज्यूम किया। क्यू इज द चार्ज inside Gaussian surface, inside Gaussian surface। एक बार जब आपको Gaussian surface पता चल गया, तो r डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ से इस वायर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये 2r डिस्टेंस होता तो हम उससे बड़ा वो बना रहे होते, स्फीयर बना रहे होते। तो वही चीज़ है, हमें उसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक बार जब आपने इसको बंद कर लिया, बंद करने के बाद अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव 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 इसी तरीके से रखे हुए होंगे। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा अवे की तरफ बनती, ऐसी बन रही होंगी अवे की तरफ। ये हमारी क्या हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये हमारा दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? एरिया वेक्टर्स बनाने हैं हमें। अब यहाँ पर टोटल कितने एरिया हैं? टोटल यहाँ पर 3 एरिया हैं। मैंने इसको नाम दे दिया दिस इज एरिया 1। तो ऑब्वियसली बात है इसका जो भी एरिया वेक्टर बनेगा वो इसी डायरेक्शन में बनेगा, ds1। इसको मैंने नाम दे दिया ds2 या एरिया नंबर 2। इसका एरिया वेक्टर बनेगा इसी डायरेक्शन में, दिस इज ds2। किसी को भी कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका मन में है। आप इसको 1 नहीं, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये मैंने मान लिया दिस इज एरिया 3। तो इफ दिस इज थर्ड एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन बनेगा ds3। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर चारों तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया देखो, सबसे पहला स्टेप गॉसियन सरफेस बना लिया, दूसरा स्टेप हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना ली, तीसरा स्टेप हमारा क्या बना दिया हमने बना लिया एरिया वेक्टर। और हमें चार्ज भी पता है, हमने अज्यूम कर लिया है कि कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसकी लेंथ भी हमने कितनी मान ली? सपोज एल लेंथ है इसकी सिलेंडर की। जब ये सारी की सारी चीजें आपने अज्यूम कर ली, तो आप फ्लक्स लिखना चाह रहे हैं। तो फाई कितने की वजह से होगा? 3 सरफेसेस की वजह से अलग अलग फाई निकलेगा। और तीनों सरफेस की वजह से अगर अलग अलग फाई निकलेगा, तो सबसे पहले हम एंगल फाइंड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds2, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds3, इनके बीच में एंगल कितना होगा? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ds1 का एंगल देखना। अगर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो हमें दोनों के लिए अलग अलग देखना पड़ता बेटा।
तो यहाँ पर जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है DS1 के साथ, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये DS1 है, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल। ये हमारी एरिया वेक्टर है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितने का एंगल बेटा, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया और ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। DS3 के साथ जो हमारा एंगल है वो है 0 डिग्री। और ये सब चीजें किसके बराबर होंगी बेटा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। जरा वैल्यू प्लेस करो। तो पहले और दूसरे वाले की वजह से कोई फ्लक्स जनरेट होगा, नहीं जनरेट होगा, क्योंकि cos 90 मिलेगा आपको, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। और पहले वाले में भी 90 है और दूसरे वाले में भी ये 90 है, तो यानी कि ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तीसरे वाले में आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ई DS3 cos 0 डिग्री, क्यू इनकी जगह पर कैपिटल क्यू मान लें अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहीं पर ये देखो बेटा, E इंटू DS3 है कितना, 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट RL, यानी कि Q बाई L को अपन क्या लिख पाएंगे बेटा, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R। यही हमारा ग्राफ मिल गया, क्योंकि E जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो E और R के बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो ऐसा ग्राफ मिलेगा। तो शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी बेटा। और भी इसकी एप्लीकेशन है, दैट एप्लीकेशन वील सी इन दी नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए बेटा, बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना है। थैंक यू।